नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य संबंधी कुछ प्रश्नोत्तरी उसका अभ्यास करेंगे और यह जो प्रश्नोत्तरी है, ये विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं हैं, उसमें अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्नोत्तरी की ये वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम का आरंभ किसने किया था? ये लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में लाने वाले कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। दूसरा प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि यानी हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि माना जाता है स्वयंभू को। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? अक्सर परीक्षाओं के अंदर यह सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो इसका उत्तर है परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास। अगर हम बात करें हिंदी के प्रथम एकांकी की, तो उस एकांकी का नाम है एक घूंट। जयशंकर प्रसाद द्वारा यह लिखित है और हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो ये भी बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में आता है। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम पत्र। और हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। प्रेमचंद रचित उपन्यासों की विशेषता। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उनके जो उपन्यास थे, उनकी क्या विशेषता थी? तो वे आदर्शोन्मुख यथार्थवादी थे, यानी आदर्श पर आधारित थे, आदर्शवादी थे वो, और यथार्थवादी थे। समाज में जो जैसा है वो वैसा ही चित्रण उनके यहाँ पर उन उपन्यासों में मिलता है, और एक आदर्श भावना के साथ भी वो लिखे गए थे। इसलिए इनके उपन्यासों को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया? तो ये कहा गया बनारस अखबार, जो समाचार पत्र था उसमें जो खड़ी बोली थी उसको मध्य देशीय भाषा कहा गया है, यानी अपने देश के जो मध्य में बोले जाने वाली भाषा। हिंदी के प्रथम कवि, ये काफी बार पूछा गया है, सिद्ध सहरपा। 9वीं शताब्दी में ये इनका रचना काल रहा है। सहरपा भी कहते हैं, और क्योंकि ये सिद्ध कवि थे इसलिए इनके सिद्ध सहरपा भी इनको कहा जाता है। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल मिश्र जी को कहा जाता है, और हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक ये विद्यापति जी को कहा गया है। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक। हिंदी में सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र, उसका नाम है सुधा वर्षण। उदंड वार्तन का आपने नाम सुना था, लेकिन वो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है उदंड वार्तन, जबकि समाचार पत्र है वो सुधा वर्षण। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारी अजंता की गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। अतीत के चलचित्र, इसके रचयिता कौन हैं? तो ये महादेवी वर्मा जी इनकी रचयिता हैं अतीत के चलचित्र, और इसमें उन्होंने अपने संस्मरणों को लिखा है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? और ये व्याकरणाचार्य थे हेमचंद्र जी, जिन्होंने अपभ्रंश भाषा में को व्याकरण के नियमों में बांधने का प्रयास किया था। अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन थे? ये थे पुष्पदंत, यानी पुष्पदंत ने अपभ्रंश में कृष्ण काव्य की रचना की शुरुआत की थी। एक पंक्तियां आती हैं बार बार,
और उसके बारे में पूछा था, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंख में पानी। ये पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो ये यशोधरा काव्य की हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा जो काव्य संग्रह है उससे ये ली गई है। ये भी कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है वो उसके अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अमिय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। इस दोहे के रचयिता कौन है? तो ये भी रसलीन है। वैसे इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही प्रसिद्ध, वैसे बिहारी का दोहा माना जाता है इसको, लेकिन ये गलत है। इसके असली जो रचयिता है रसलीन है, क्योंकि बिहारी भी इसी प्रकार के जो दोहे है उनकी रचना करते थे, लेकिन ये जो दोहा है वो रसलीन द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने जो खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उनका यह योगदान है कि खड़ी बोली में उन्होंने काफी साहित्य की रचना की थी। अमीर खुसरो ने जिन मुकेरियों, पहेलियों और सुखनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा क्या थी? तो अभी जैसे हमने चर्चा कर चुके हैं, अमीर खुसरो ने अपने साहित्य की रचना की थी खड़ी बोली में, और उनकी ये साहित्यिक विशेषताएं थी कि मुकरियों की, पहेलियों की और सुखनों की रचना उन्होंने की थी। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है? तो अवधी भाषा में क्या लिखा गया? रामचरितमानस लिखा गया, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। महाकाव्य है ये, अवधी भाषा में है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अशोक के फूल ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है अलग अलग परीक्षाओं में। अष्टछाप के कवि सूरदास जी हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास जी। तो अष्टछाप के 8 कवि होते जो श्री कृष्ण काव्य के में अपने रचनाएं लिखते थे, तो उनमें सर्वश्रेष्ठ जो अष्टछाप के कवि थे वो थे सूरदास जी। एक मुहावरा है, आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? तो आंख की किरकिरी का मतलब होता है अप्रिय लगना। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। यानी जयशंकर प्रसाद जी ने आंसू जो काव्य संग्रह है उनका उसकी रचना की है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक जो रचनाएं होती हैं वो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। यानी कोई भी क्षेत्र हो, वहां की संस्कृति, वहां की जो भाषा, बोली, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो रचनाएं लिखी जाती हैं उनको आंचलिक रचनाएं कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के साहित्य का इतिहास भी उन्होंने लिखा है, और उन्होंने इस जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी में सूरदास जी, तुलसीदास जी और जायसी जी, इन तीनों महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो आत्मजयी के रचयिता है कुंवर नारायण जी। और आत्मनिर्भरता ये निबंध है, इसके रचनाकार हैं आचार्य बालकृष्ण भट्ट जी। आदत से अक्खड़ स्वभाव से फक्कड़ किस कवि का उपनाम है? तो आप सभी को पता है कि आदत से अक्खड़ स्वभाव से फक्कड़ ये कबीर जी को कहा जाता है। कबीर जी अपने उनको भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है, सुदुकड़ी उनकी जो भाषा शैली थी। और आधुनिक युग की मीरा ये महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ये बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। आधुनिक युग के चरण कौन है? यानी रामधारी सिंह दिनकर जी को आधुनिक युग के चरण कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा, तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। तमिल कहाँ की है? तमिलनाडु की। केरल की मलयालम।
आसमान पर चढ़ाने का क्या अर्थ है? ये एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? तो इसमें कई बार हम गलती कर देते हैं, ऐतिहासिक कर देते हैं, जबकि इसका शुद्ध विशेषण है ऐतिहासिक। इतिहास का शुद्ध विशेषण क्या बनेगा? ऐतिहासिक। ईदगाह कहानी एक प्रसिद्ध कहानी है और इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद जी। आप सभी को साहित्य के छात्र होने के नाते पता होगा, इसके हामिद की कहानी है ये ईदगाह, जिसमें वो ईदगाह के मेले में जाता है और अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है। आप सभी को ध्यान आ गया होगा। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है। एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो इस प्रकार की जो ये पंक्ति है ये ब्रज भाषा की पंक्ति है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी को। एक भारतीय आत्मा। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? जैसे कि आप सभी को पता है कि जो विभिन्न भाषाएं हैं वो अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न भाषा समूह के अंदर बांटी जाती हैं, तो उसी में से एक है ऑस्ट्रिक भाषा समूह। तो ऑस्ट्रिक भाषा समूह को बोलने वालों को किरात कहा जाता है। अगला प्रश्न है कट कटान कपि कुंजर भारी दुहु भुजदंड तमिक महिमारी डोलत धरनी सवासद खसे चले भजी मारुत ग्रसे। इन पंक्तियों के रचयिता हैं तुलसीदास जी। कठिन काव्य का प्रेत, ये किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केशव दास जी को। ये भी इंपॉर्टेंट है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशव दास जी को कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रेमचंद जी को कथा सम्राट कहा जाता है, जो कि आदर्शोन्मुखी और यथार्थवादी लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। कबीरदास जी की भाषा क्या थी? सदुकड़ी भाषा थी। सदुकड़ी साधुओं से बनी है, साधु से बनी है। जिस प्रकार के जो साधु हैं उनकी जो बोली वो हर स्थान पर जाते रहते हैं, उनके लिए उनकी जो भाषा बोली है उसमें विभिन्न स्थानों के जो शब्द हैं वो आ जाते हैं, तो इनको सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही किसको कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद जी को। और ये जो मुंशी प्रेमचंद की जो जीवनी है उसका नाम है कलम का सिपाही, और ये अमृत राय ने लिखी है जो कि शायद उनके पुत्र थे। ये कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था राजा लक्ष्मण सिंह, सितारे हिंद। अभिज्ञान शाकुंतलम कवि कालिदास की बहुत प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। कस्तूरी कुंडल बसा किसकी आत्मकथा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कस्तूरी कुंडल बसा किसकी आत्मकथा है? मैत्री पुष्पा की। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, आचार्य बालकृष्ण भट्ट। कामायनी किस प्रकार के ग्रंथ है? तो कामायनी है महाकाव्य। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? जो मिश्र बंधुओं ने दिए हैं। तो मिश्र बंधुओं ने जो इतिहास लिखा है रीतिकालीन कवियों का, तो उनको कवियों का परिचयात्मक विवरण भी वहां पर दिया गया है, और ये दिया है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु विनोद। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ये भक्ति काल को कहा जाता है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो संवाद शैली का जो प्रयोग किया है वो जयशंकर प्रसाद जी ने किया है अपने साहित्य में। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? और ये अपना भारत देश है, जहां बहुत कम दूरी पर ही भाषा और बोली बदल जाती है। खान पान के जो तरीके वो बदल जाते हैं, तो सबसे ज्यादा संख्या में भाषाएं भारतवर्ष के अंदर बोली
जाती है। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी वीर रस के कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था उर्वशी के लिए। तो ये आज हमने इन 60 प्रश्नों का अभ्यास किया है। आशा है ये आपके लिए लाभदायक रहेगा और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय